नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मरकजी वजारत दाखिला ने 2020 में मुल्क में होने वाली कुल अमवात के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS 2020 के नाम से जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में मुल्क में जुमला 81,16,000 अफराद हलाक हुए। इनमें से 45% को कोई तिब्बी इलाज नहीं मिला। ये इलाज की कमी की वजह से होने वाली अमवात की अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। साल 2019 में तादाद मुल्क भर में होने वाली अमवात का 34.5% यानी 34.5% थी। बता दें कि 2020 के आगाज में कोरोना की वजह से कई अस्पतालों में 80 से 100% बेड्स रिजर्व किए गए थे। इसकी वजह से नॉन कोविड मरीज इलाज नहीं करवा सके। ताहम ये आदाद शुमार 2020 में अस्पताल में होने वाली अमवात की तादाद में कमी को जाहिर करते हैं। इन अमवात की तादाद 32.1% से कम होकर 28% रह गई है। यह आदाद शुमार अब तक की सबसे तेज कमी को जाहिर करता है। तिब्बी सहूलियात की कमी और अस्पतालों में अमवात की तादाद में ये फर्क कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता 10 सालों में तिब्बी सहूलियात की कमी के बाइस अमवात की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ तिब्बी इदारों में अमवात में तेजी से कमी आई है। 2011 में सिर्फ 10% अमवात तिब्बी सहूलियात की कमी की वजह से हुई। ताहम इस दौरान सिर्फ 67% अमवात रिकॉर्ड की गई। इस दौरान इदारों में यानी इंस्टीट्यूशंस में या अस्पतालों में अमवात में इजाफा हुआ क्योंकि अमवात रजिस्टर हुई हैं। जैसे जैसे अमवात का इंदराज होना शुरू हुआ, इसी तरह अमवात की तादाद में इजाफा हुआ। 2017 और 2018 में तिब्बी सहूलियात की कमी और तिब्बी सहूलियात की वजह से अमवात की तादाद तकरीबन बराबर थी। यह आदाद शुमार मुल्क भर में होने वाली कुल अमवात का 1/3 थे। बाकी 1/3 अमवात की वजह क्या है, इस बारे में मालूमात दर्ज नहीं की जा सकी। साल 2019 में तिब्बी सहूलियात की कमी के बायस होने वाली अमवात तिब्बी इदारों में होने वाली अमवात से ज्यादा थी। ताहम 2020 में कोरोना की वबा के बायस कमी के वजह से अमवात में इजाफा देखने में आया। रुझान के मुताबिक ये तादाद साल 2021 में और भी बढ़ेगी क्योंकि वबा के दौरान एक बड़ी आबादी को अस्पताल की सहूलियात नहीं मिल पाई। राजस्थान के जिले भीलवाड़ा में 2 अफराद पर हमला करके उन्हें जख्मी कर देने और उनके मोटरसाइकिलों को जलाने के बाद कशीदगी फैल गई। पुलिस के मुताबिक 4 शुमे की रात तकरीबन 10 बजे शहर के इलाके सांगनेर के करबला रोड पर नकाबपोशों ने 2 नौजवानों पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों जख्मी हो गए। बाद उन लोगों ने नौजवानों की मोटरसाइकिल को आग लगा दी, जिससे इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। वाक़े के बाद पुलिस और अफसरान मौके पर पहुंच गए और कशीदगी को देखते हुए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। जिला कलेक्टर आशीष मोदी के मुताबिक इलाके में एक मकाम पर बैठे 2 नौजवानों पर कुछ नकाबपोशों ने हमला करके जख्मी कर दिया। इस मामले में मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस सुपरिंटेंडेंट आदर्श सिद्धू ने बताया कि सांगनेर के करबला रोड पर ये वाकया पेश आया था। उसके बाद एहतियाती इक़दाम के तौर पर इलाके में पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया और इलाके में किसी किस्म की कार्रवाई में खलल की इतला नहीं है। उन्होंने बताया कि पुलिस को CCTV वगैरह से कुछ सुराग मिले हैं और जल्द ही मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जोधपुर में ईद उल फितर की नमाज के बाद होने वाले तशद्दुद और हंगामा आराई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 141 अफराद को गिरफ्तार किया। सरदारपुरा थाने में 14 FIR दर्ज की गई हैं। तशद्दुद के इल्जाम में 20 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया और वाक़े की तहकीकात की जा रही है। दरी असरार राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने BJP और RSS को हदफ तनकीद बनाया। अशोक गहलोत ने कहा कि फसाद कराने की BJP और RSS की साजिश थी। उन्होंने करौली, जोधपुर और रामगढ़ में लोगों को मुश्तिल किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बर वक्त कार्रवाई की गई, इसकी वजह से कोई बड़ा वाकया पेश नहीं आया। और देश के अंदर जो हालात है वो चिंताजनक है। उसकी चिंता सबको लगी हुई है। जिस प्रकार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति हो रही है, खतरनाक है, खतरनाक है। अच्छा लग सकता है कुछ लोगों को, पर देश हित में नहीं है। देश अगर
70 साल के बाद में भी एकजुट रहा। रशिया टूट गया, कई टुकड़े हो गए, हमारा मुल्क एक रहा, अखंड रहा। सभी जाति, सभी धर्म, सभी बोलियां, सभी भाषाएं अलग अलग है, तब भी हम लोग एकजुट रहे। और इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए। सरदार बेंच जी थे मुख्यमंत्री पंजाब के, नेस्त नाबूद कर दिया उन्होंने आतंकवाद को, उनको बम से उड़ा दिया गया, पर खालिस्तान नहीं बने दिया। वो भावना थी उन लोगों के अंदर जिन्हें 70 साल तक देश की आज कहां से कहां पहुंचा दिया। आजादी के वक्त क्या था, ये बातें नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। उसका फायदा ये आरएसएस बीजेपी वाले उठा रहे हैं, और आप देखो आग लगा रहे हैं सब जगह, एजेंडा बना रहे हैं, धरने दे रहे हैं। ये तो इनकी प्लानिंग थी दंगे भड़काने की। करौली के बाद में जोधपुर के अंदर, रामगढ़ में इनका खुद का बोर्ड है, वहां पे भी। ये तो ठीक है, हम लोगों ने पूरा प्रयास करके टाइमली एक्शन कर लिया, इसलिए छूटपुट घटना हो गई, कहीं आगजनी हुई, हमने अरेस्ट कर लिया सब लोगों को। कुछ लोग भागते फिर रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। पर ये हमने तय कर रखा है, किसी भी कीमत पर राजस्थान में हिंसा नहीं होने देंगे, और ये जो इनकी हरकतें हैं इनका मुकाबला करेंगे। हम चाहेंगे कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करें। हम सब जनप्रतिनिधि हैं, पहला कर्तव्य हम लोग अमन चैन कायम रहे, शांति भाईचारा प्रेम मोहब्बत रहे आपस के अंदर। ये हमारा फर्ज सबका होना चाहिए। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, कि समय रहते हुए आप अपना जो सोच है उसको बदलो, और सब हम लोग भाईचारे के साथ रहें, अपनी अपनी विचारधारा के साथ में राजनीति करें। हम कभी नहीं कहते आरएसएस की बीजेपी की विचारधारा एक है, वो उनके पास है, हमारी विचारधारा हमारे पास में है। आज हम सत्ता में। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एफएमसीजी ब्रांड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 5 मई से अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पियर्स साबुन की 125 ग्राम साबुन की कीमत में 2.4% और मल्टीपैक में 3.7% का इजाफा किया गया है। लक्स साबुन की कीमत 9% बढ़ गई है। कंपनी ने सनसिल्क शैम्पू की कीमत में भी 8 से 10 रुपए का इजाफा किया है। क्लिनिक प्लस शैम्पू 100 ml की कीमत में 15% की बढ़ोतरी की गई है। साबुन और शैम्पू के अलावा स्किन क्रीम ग्लो एंड लवली की कीमत में 6 से 8% की बढ़ोतरी की गई है। पॉन्ड्स के टेलीकॉम पाउडर की कीमत में भी 5 से 7% का इजाफा किया गया है। इंतखाबी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। उन्होंने नई पार्टी तश्कील देने का ऐलान नहीं किया, लेकिन इससे मुस्तरद भी नहीं किया। उन्होंने वादे किया कि वो बिहार के लोगों से मुलाकात करेंगे और उनसे बात करेंगे। उन्होंने 2 अक्टूबर से बिहार में 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का ऐलान किया। जो है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो बिहार के लोगों तक पहुंचना, बिहार के गांव, शहर, गली, मोहल्ले तक पहुंचना, लोगों को जन सुराज की परिकल्पना, इस सोच के बारे में बताना, उनसे उनका व्यू पॉइंट लेना, उनकी समस्याओं और उनके आगे के भविष्य के बारे में जो उनकी अपेक्षा, आशा, आकांक्षाएं हैं, उनको समझने का प्रयास करना। उसके लिए 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। जब तक बिहार के सारे गांव, शहर, गली, मोहल्ले, जितने लोगों को व्यक्तिगत तौर पे पहुंचा जा सकता है, वो पूरा न कर लिया जाए। हम लोग का अनुमान है कि 3000 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो उसमें ज्यादातर एरिया हम कवर कर पाएंगे। संभव है कि अब 3100 अंत होते होते 3100 हो जाए, या संभव है कि 2950 हो जाए, लेकिन मोटे तौर पर 8 महीने से 1 साल के बीच में 3000 की व्यक्तिगत पदयात्रा मैं खुद करूंगा। बिहार के हर वो व्यक्ति जो जिनसे मिलना जरूरी है, जिनसे मिला जा सकता है,
जो मिलने को तैयार है उनके घर जाएंगे, उनके ऑफिस जाएंगे, उनका कुंडी खटखटाएंगे, उनको इस जन स्वराज की इस परिकल्पना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनकी सोच, उनकी भावना के अनुरूप जो आगे बिहार के लिए किया जा सकता है उसको अपने प्रोग्राम और अपने परिकल्पना में समाहित करेंगे। आज के तारीख में मेरे पास से ये 2 घोषणाएं हैं। इसके साथ आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को एक और आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं पूरी तरीके से जो कुछ भी मेरे पास है, जो भगवान ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है, वो पूरी तरीके से बिहार के बेहतरी के लिए उसको समर्पित कर रहा हूं। कोई सवाल नहीं है बीच में इसको छोड़ने का, कोई सवाल नहीं है कि इसमें कोई भी बीच में बाधा आए तो उससे घबराकर पीछे हटने का। आप में से कुछ लोगों के मन में पिछली घोषणा जो मैंने बात बिहार की थी उसको लेकर है कि आपने बात बिहार की घोषणा करी और फिर वापस 1 महीने के बाद आप बिहार नहीं आए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बात बिहार की घोषणा फरवरी 2020 जो है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में जारी लाउडस्पीकर तनाज़े के दरमियान मुंबई के उलमा ने फजर की अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद करने का ऐलान किया। क़ब्ल अज़ीं माह रमज़ान के दौरान मुंबई पुलिस के ज़राए ने कहा था कि मुंबई की 72% मसाजिद ने फजर की अजान लाउडस्पीकर पर ना देने का फैसला किया है। ये फैसला मस्जिद इंतजामिया ने अपने तौर पर ही किया था। सूती आलूगी के उसूल का ख्याल रखते हुए मस्जिद इंतजामिया ने यह पहल की है। अब मुंबई मुतअद्दिद मस्जिदों ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चारशंबे की देर रात जुनूबी मुंबई की तकरीबन 26 मसाजिद के जिम्मेदारों और उलमा की मीटिंग हुई। इजलास में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सुबह को होने वाली फजर की अजान लाउडस्पीकर के बगैर दी जाएगी। ये मीटिंग इलाके की सुन्नी बड़ी मस्जिद में मुनक्किद हुई, जिसमें भाई कला का मदनपुरा, नागपाड़ा और अगरीपाड़ा इलाकों के उलमाए दीन जमा हुए। इजलास में फैसला किया गया कि अदालत के फैसले के मुताबिक इन इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होगी। इसके बाद मुंबई की मशहूर मीनारा मस्जिद में फजर की अजान लाउड स्पीकर के बगैर दी गई। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने महाराष्ट्र हुकूमत को खबरदार किया था कि अगर 4 में से मसाजिद के बाहर अजान होती है तो हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। इससे कबल राज ठाकरे ने औरंगाबाद में अपनी तकरीर के दौरान लाउड स्पीकर तनाज़े के बारे में भी खबरदार किया था। इस मामले में उनके खिलाफ औरंगाबाद में एक FIR भी दर्ज की गई। अदालत से जमानत मिलने के बावजूद एक दिन जेल में काटने के बाद अमरावती से इंडिपेंडेंट MP नवनीत राणा को जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो घर के बजाय मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंची। नवनीत की रिहाई भले ही हो चुकी हो, लेकिन उनके शौहर और तलोजा जेल में बंद MLA रवि राणा को बाद में रिहाई मिली। उनका जमानती ऑर्डर जेल तक पहुंचा, आज सुबह पहुंचा। अपने कायद की रिहाई की खबर से मुंबई से लेकर अमरावती तक उनके हामियों ने जश्न मनाया। 23 अप्रैल से मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में राणा कपल को गिरफ्तार किया गया था। नवनीत राणा के वकील दीप मिश्रा ने कहा कि जेल में रहने की वजह से नवनीत राणा की तबीयत ज्यादा खराब हुई। अदालत ने उनका CT स्कैन, एक्सरे करने को कहा, लेकिन जेल इंतजामिया की कमी की वजह से 8 दिन तक उसे नहीं करवाया गया, जिसके बाद आज उनके टेस्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ीरात हिंद की दफा 124A यानी बगावत के जवाब को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत जुमेरात को एक बार फिर मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की अगली तारीख 10 मई मुकर्रर की है। चीफ जस्टिस NV रमना की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने मरकजी हुकूमत को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दरखास्त पर अगले मंगल को इस मामले की समाअत के लिए फेरिस्त बनाने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस ने आइंदा समाअत की तारीख मुकर्रर करते हुए एक बार फिर वाज़ेह किया कि मामला मुलतवी नहीं किया जाएगा। इससे कबल हुकूमत ने 2 दिन और फिर इतवार को 1 दिन का इजाफी वक्त देने की दरखास्त की थी। 27 अप्रैल को समाअत करते हुए चीफ जस्टिस रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सीमा कोहली की स्पेशल बेंच ने हुकूमत से 30 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। बेंच ने इस मामले को निपटाने के लिए 5 मई को समाअत की तारीख भी मुकर्रर की थी और वाज़ेह तौर पर कहा था कि 1 साल से ज़ेर इल्तवा मामले में हुक्म इम्तनाई की कोई दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। हुकूमत ने इतवार को एक नई दरखास्त दाखिल करते हुए कहा था कि जवाब तैयार है, लेकिन मुतालिका हुक्काम से मंजूरी हासिल करना बाकी है, इसलिए इस मामले में कुछ इजाफी वक्त दरकार है।
इसी तरह 27 अप्रैल को हुकूमत ने कहा था कि जवाब तैयार है लेकिन उसे हतमी शक्ल देना भी बाकी है। अदालत उस्मान ने हुकूमत से कहा था कि वो 30 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करे ताकि जल्द से जल्द इसे निपटा जाए। चीफ जस्टिस रमना ने पिछली समाअत पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दलाइल सुनने के बाद उन्हें हिदायत दी कि वो इस कानून पर मरकज की जानिब से जवाब दाखिल करे जिसमें गद्दारी के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा के तौर पर उम्र कैद की सजा है। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी खुसूसी बेंच के सामने मेहता ने अपनी तरफ से कहा था कि दरखास्तों का जवाब तकरीबन तैयार है, उसे हतमी शक्ल देने के लिए 2 दिन दरकार है। इस पर बेंच ने कहा था कि उसे हफ्ते के आखिर तक जवाब दाखिल करना चाहिए। मुल्क के बाज़ इलाकों में मुबैना तौर पर धमाके करने की साजिश के इल्जाम में पुलिस ने लुधियाना के बस्तारा टोल प्लाजा के करीब 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से बड़े पैमाने पर असलाह धमाकू अशिया को जब्त कर लिया, जो तेलंगाना के आदिलाबाद और महाराष्ट्र के नांदेड़ को सप्लाई किए जाने वाले थे। एसपी करनाल ने मीडिया से बात करते हुए इस गिरफ्तारी की तौसीक की और कहा कि मुलजिमीन पाकिस्तानी शख्स के साथ राब्ते में थे जिसने उनसे ख्वाहिश की थी कि ये असलाह और हथियार आदिलाबाद भेजे जाएं। मुलजिम गुरमीत को फिरोजपुर जिले में ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सरहद पार से भेजे गए धमाकू अशिया हासिल हुई। कबल मुलजिमीन ने नांदेड़ में धमाकू अशिया फराहम की थी। पुलिस अहदेदार ने कहा कि इतला पर 4 दहशतगर्दों को बस्तारा टोल प्लाजा के करीब गिरफ्तार किया गया। उनमें से 3 का ताल्लुक फिरोजपुर और 1 का लुधियाना से है। मुलजिमीन की शिनाख्त गुरमीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र के तौर पर की गई है। इंटेलिजेंस की इत्तला पर तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बैन रियासती ऑपरेशन अंजाम देते हुए उनको करनाल की टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया, जो मुश्तबा अंदाज में इनोवा गाड़ी में जा रहे थे। पुलिस ने उस गाड़ी की तलाशी ली जिसमें भारी असला और धमाकू अशिया बरामद हुई। उनसे पूछगछ की जाएगी जिसमें अहम मालूमात हासिल होने की तवक्को की जा रही है। इसी दौरान वजीर आला हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है जो हरियाणा से होते हुए जा रहे थे। इस मामले की मुकम्मल पुलिस जांच कर रही है। कर रहे थे वो सारी जानकारी सुरक्षा एजेंसियां उसकी लेंगी, तो जानकारी आपको मिलेगी। संगठनों से संबंधित है। अब जब क्योंकि जो असला है वो इलीगल है और वो लोग भी जिस प्रकार की प्रारंभिक जानकारी है वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब ये पता नहीं कि वो स्वयं इस प्रकार के व्यक्ति के स्वयं आतंकवादी हैं या उनको यूज किया जा रहा है उस असले को एक स्थान से दूसरा भेजने के लिए। वो जो एजेंसियां हैं उनको सारा विषय जानकारी में आ गया, वो उसकी छानबीन कर रहे हैं। तो आपको अच्छा सर, लास्ट सर एक सवाल और है। जमीन का मामला है जो कि शिक्षण संस्थान गौड़ ब्राह्मण को दी गई थी 16 एकड़। नवीन जैन आए दिन उसके ऊपर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। पैरावर की जमीन थी, वो जमीन एक अभी उन्होंने लीज पर दी थी, पंचायत ने लीज पर दी थी ब्राह्मण संस्था को। बाद में वो गांव म्यूनिसिपैलिटी में आ गया है। 2 साल की लीज दी गई थी सन 2008 में। 2 साल तक उन्होंने बिल्डिंग बनाई नहीं। 2010 में उन्होंने फिर अप्लाई किया था इसका जो समय है वो बढ़ा दिया जाए और हमें और समय दे दिया जाए। बीच में 2009 में ये एक्वायर कर ली गई थी HSVB से, कांग्रेस की सरकार थी। क्यों एक्वायर किया हमें मालूम नहीं। मेरा मत यह है कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमने डिपार्टमेंट को कह दिया कि उस जमीन को हमने छोड़ना है और शायद छोड़ भी दी है। छोड़ने के बाद अब उसके कुछ व्यूज का विषय है। एक दूसरा लीज अगर करनी होगी तो उनको दोबारा से नगर निगम के साथ करनी होगी, क्योंकि पिछली लीज 2008 में की गई थी, 10 में समाप्त हो गई थी। 10 के बाद उन्होंने अप्लाई किया था, वो फैसला हुआ नहीं है। लेकिन जो चीज़ 2010 से 2022 तक 12 साल पहले की थी, तो अल्टीमेटली उसको उनको एक बार नगर निगम के साथ बैठ करके को समझौता करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि समझौता हो जाए, जल्दी समझौता करके, क्योंकि शिक्षण संस्थान के काम। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू के सांबा जिले में बैनुल अक़वामी सरहद पर एक सुरंग का सुराग लगाने का दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक सुरंग के दहाने पर रेत के थैले पाए गए थे। सांबा में सुरंग को दरियाफ्त करने के बाद बैनुल अक़वामी कंट्रोल लाइन पर हाई अलर्ट जारी किया गया। बीएसएफ के तर्जुमान ने बताया कि सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर एक सुरंग का सुराग मिल गया है। उन्होंने बताया कि सुरंग का सुराग लगाने से मुस्तैद बीएसएफ एहलकारों ने पाकिस्तान की तरफ से जंगजुओं को इस तरफ धकेलने की कोशिशों पर पानी फेर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि सुरंग को छुपाने के लिए उसके दहाने पर रेत के थैले लगाए गए थे। उनके मुताबिक हमें मुसलसल इतलात है कि पाकिस्तान की तरफ से सरहद के मुतसिल इलाकों में जंगजू दरअंदाजी करने के लिए बेताब है, ताहम वहां तैनात फौज तमाम कोशिशों को नाकाम बना रही है।
हिंदुस्तान और फ्रांस ने खलाई और साइबर शोबों में दो तरफा स्ट्रैटेजिक डायलॉग निज़ाम कायम करने और मुख्तलिफ शोबों में खुद इन्हिसार हिंदुस्तान मुहिम में फ्रांस के ज़्यादा से ज़्यादा किरदार के लिए तरीके तलाश करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की चारशंबे देर शाम में हुई मुलाकात के बाद जारी एक मुश्तरका बयान में ये इत्तला दी गई। दोनों कायदीन के दरमियान होने वाली मुलाकात में असली आलमी और इलाकाई मसाइल पर अहम बातचीत हुई और दोनों फरीकैन ने यूक्रेन में जंग के फौरी खात्मे और वहां इंसानी इमदाद फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया और अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत के क़याम पर जोर दिया जिसमें तमाम लोग शामिल हों। मुश्तरका बयान में कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान साइंसी और तकनीकी ताउन की अजीम रिवायत को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान और फ्रांस खला के मैदान में आने वाले असरी चैलेंजों का मुकाबला करने और सबके लिए खला तक महफूज रसाई को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तान और फ्रांस खला से मुताल्लिक मामलात पर दो तरफा स्ट्रैटेजिक डायलॉग कायम करने पर मुत्तफिक हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय मुल्कों का दौरा करने के बाद जुमेरात को दिल्ली पहुंचे। वज़ीर आज़म ने कल फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। पेरिस पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने डेनमार्क में सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया था। इस समिट में वज़ीर आज़म ने कई अहम कायदीन से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर उनसे बातचीत की गई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यूरोप के 3 ममालिक के दौरे से हिंदुस्तान की उनके साथ दोस्ती मजबूत हुई और इससे इक़्तिसादी, सकाफती और दिफाई ताउन में इजाफा होगा। राजनाथ सिंह ने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस से वज़ीर आज़म की वापसी पर जुमेरात को एक ट्वीट पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 3 रोज़ा यूरोप के दौरे से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के साथ हिंदुस्तान की दोस्ती काफ़ी मजबूत हुई। उनके दौरे से इन ममालिक के साथ हिंदुस्तान की इक़्तिसादी, सकाफती और दिफाई ताउन में मजीद इजाफा होगा। मैं वज़ीर आज़म को उनके नतीजा खैज और कामयाब दौरे पर मुबारकबाद देता हूँ। रायपुर के सिलतरा इलाके में जुमेरात को एक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा बुलडोजर का टायर फटने से हुआ। हादसे में मारे गए लोग मध्य प्रदेश के सतना जिले के रहने वाले थे। हादसे की जांच सिलतरा पुलिस कर रही है। हादसे की संगीनी आप इस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में देख सकते हैं जिसमें मजदूर के हाथ के चीथे उड़ते नजर आए हैं। हादसा धनकुल स्टील नाम के एक प्लांट में हुआ। लोडिंग वगैरह के काम के लिए यहां बुलडोजर मंगवाया गया था जिसके टायर में हवा भरी जा रही थी। अचानक प्रेशर बढ़ने से धमाके के साथ टायर फट गया। हवा डालने का काम कर रहे राजपाल और प्रंजाल नामदेव इसकी चपेट में आ गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर एमपीज को मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। स्पीकर ने खुद ट्वीट करके इस मामले की जानकारी दी जिसके बाद ओहदेदार हरकत में आए। मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्पीकर ओम बिरला ने इस वाकये को लेकर ट्वीट करते हुए लोगों से मोहतात रहने की अपील की है। बिरला ने लिखा कि कुछ शरारती लोगों ने उनके नाम से व्हाट्सएप पर फेक अकाउंट बना लिया जिसका नंबर 7862090008 माफ कीजिएगा 9480918183 और 9439073870 है। इन लोगों से आप सावधान रहें। ओम बिरला के इस ट्वीट के बाद ओडिशा पुलिस ने नंबर ट्रेस कर 3 मुलजिमीन को पकड़ा। उनके कब्जे से पुलिस को 19 लाख रुपए बरामद हुए। ओडिशा पुलिस के एक ओहदेदार ने बताया कि मुलजिमीन के पास से 48 मोबाइल हैंडसेट और करीब 19,000 प्री एक्टिव सिम कार्ड भी मिले। सभी से पूछताछ की जा रही है। ओडिशा पुलिस के ओहदेदार ने बताया कि अहम मुलजिम ओम बिरला की तस्वीर लगाकर व्हाट्सएप अकाउंट बनाता था, साथ ही एक ऑनलाइन शॉपिंग अकाउंट भी बनाता था। इसके बदले वो अलग अलग टेलीकॉम प्रोवाइडर के साथ मिलकर प्री एक्टिव सिम कार्ड लेता था। हर ट्रांजैक्शन पर उसे 400 रुपए भी देता था। मुल्क में कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 3,275 नए केसेस सामने आए जबकि 55 मरीजों की मौत हुई है। इससे एक दिन पहले यानी मंगल के रोज मुल्क में कोरोना के 3,205 केसेस और पीर के रोज कोरोना के मामले घटकर 2,568 हो गए थे। वहीं एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद बढ़कर 19,719 हो गई। बीते दिन 18,378 एक्टिव केसेस दर्ज किए गए।
मंगल के रोज एक्टिव केसेस की तादाद 19,509 थी, जबकि पीर के रोज ये 13,137 हो गए थे। बता दें कि वबा की शुरुआत से अब तक मुल्क में जुमला 5,23,000 मरीजों की मौत हुई है। वहीं मुल्क में पॉजिटिविटी रेट 1.22% है। अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन चारशंबे के रोज कोरोना से मुतासिर पाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कोरोना के हल्की अलामात है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया। फिलहाल वो घर से ही अपना कामकाज कर रहे हैं। बता दें कि अमेरिका के वजीर खारजा कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। रूसी फौज ने पिछले महीने मारियोपोल थिएटर पर मिसाइल अटैक किया था। एसोसिएटेड एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में अब तक 600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के सबूत सामने आए हैं। एक रेस्क्यू टीम के हवाले से खबर आई है कि जितना अंदाजा लगा गया था, रूसी हमला उसके मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्कैंडिनेवियन मुल्क डेनमार्क की आज़ादी के 77 साल पूरे होने पर एक मैसेज जारी किया है। उनका कहना है कि रूस जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो यूक्रेन और दीगर यूरोपीय मुल्कों पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन यह ख्वाब सच नहीं होगा। अमन का ख्वाब सच्चा होगा, वैसे ही 77 साल पहले वैसे ही होगा जैसे 77 साल पहले हुआ था। ज़ेलेंस्की ने आगाह किया कि दीगर यूरोपीय मुल्क भी रूसी फौज के हमले की जद में आ सकते हैं। यूक्रेन जंग के बाद यूरोपीय यूनियन ने रूस पर पाबंदियों के छठे मरहले में रूस से तेल की तमाम खरीदारी रोकने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वॉन डर लेयन ने आज एक जारी यूरोपीय पार्लियामेंट के सेशन में रूस के हवाले से जारी बहस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि इस छठे मरहले में यूरोपीय कमीशन ने दीगर पाबंदियों के अलावा ये भी तजवीज़ रखी है कि रूस से हर तरह की तेल की खरीदारी रोक दी जाए। इसमें पाइपलाइंस और दीगर तमाम जराए से आने वाले खाम तेल, रिफाइंड ऑयल और उसकी दीगर मसनूआत भी शामिल है। Today, we are addressing our dependency on Russian oil, and let's be clear, it will not be easy, because some member states are strongly dependent on Russian oil, but we simply have to do it. So today, we will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be a complete import ban on all Russian oil, seaborne and pipeline, crude and refined. Putin wanted to wipe out Ukraine from the map, and he will clearly not succeed. On the contrary, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़्म है, जो सरहदों की हिफाजत के लिए मजबूती से खड़े हैं। मगरबी बंगाल के दौरे पर अमित शाह ने जुमेरात को हिंद बांग्लादेश सरहद पर हरिदासपुर पोस्ट पर सीमा पर हरी सम्मेलन से खिताब किया। इससे कबल उन्होंने सुंदरबन के नाकाबिल रसाई इलाके की हिफाजत के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से बनाई गई नर्मदा, सतलुज और कावेरी फ्लोटिंग सरहदी चौकियों का इफ्तिताह किया। आत्मनिर्भर भारत की मोदी जी की कल्पना के अनुकूल कोची शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया है। 38 करोड़ की कॉस्ट की एक बीओपी, जिसका वजन लगभग 53,000 मेट्रिक टन, और ये बीओपी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, सुरक्षा उपकरणों से लैस है, और जवानों को अंदर कम से कम तकलीफ पड़े इस प्रकार की सारी सुविधाओं की भी चिंता है। उसके अगले हिस्से को बुलेट प्रूफ भी बनाया गया है, जिससे अंदर बैठे हुए जवानों को सामने से अगर गोलीबारी होती है तो इसकी सुरक्षा। अंदर भरपूर खाने पीने की चीजें और पीने के पानी की व्यवस्था भी की है, और 1 महीने तक पेट्रोल और डीजल नया लिए बगैर 3 डीजी सेट के साथ ये बीओपी तैरती रह सके, इतनी अत्याधुनिक बीओपी आज। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा।